बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आज का सबसे बड़ा सवाल हर कोई पूछ रहा है, बजट में ताख़ीर क्यों, क्या वजह है, क्या होने वाला है, कौन सी कानून साजी है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि 5 तारीख को बजट का इजलास सदर मुमलिकत ने बुला लिया था, जिसके बाद इसमें ताख़ीर का ऐलान कल किया गया। वजह बताई गई कानून साजी। कुछ ऐसी कानून साजी होनी है जो बजट से पहले नागुज़ीर है, क्योंकि बजट के अंदर IMF को जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए वो कानून का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, नहीं तो बजट में उनको शामिल नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ट हो गया है। अब जिस तरह हम जानते हैं कि GB के अंदर भी इलेक्शंस की वजह से कैंपेन चल रही है, बिलावल साहब की ताबड़तोड़ तकरीरें भी चल रही हैं, और बिलावल साहब उन सियासतदानों में से हैं पाकिस्तान में जो बता देते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जिसका खुल के जिक्र नहीं किया जाता। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि कुछ बाबू हैं जो कराची और ग्वादर को इस्लामाबाद के हवाले करना चाहते हैं। मालूम पड़ जाता है हमें, लोग बड़े अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं, और ये बात वाज़े थी। 28वीं तरमीम के बारे में काफ़ी वक्त से कही जा रही थी। 26वीं तरमीम पे ही कह दिया था बिलावल साहब ने कि NFC फार्मूला चेंज किया जा रहा है। जो टैक्स कलेक्शन और फंड्स कलेक्शन का प्रोसेस सूबों के हवाले होता था, 18वीं तरमीम के बाद वो चेंज किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स 18वीं तरमीम को रिवर्स गियर लगाया जा रहा है और एक नया कानून लाया जाएगा, जिसके बाद सूबों के फंड्स, शायद बताया जा रहा है, अभी तक ज़राए की जानिब से कन्फर्म नहीं है, वो विफाक कलेक्ट करेगा, जिससे विफाक के पास ज़्यादा कलेक्शन होगी। पिछले साल भी कोई 13,800 अरब का टैक्स टारगेट था जो रिवाइज करके 13,000 अरब हुआ, वो भी अचीव नहीं हुआ। 1,000 अरब की उसमें शॉर्टेज हुई है। नया टैक्स टारगेट 15,000 अरब है, वो भी हमसे ही निकलेगा, अल्लाह खैर करे। तो ये बात मैं आज पूछूंगा अपने मेहमानों से कि ये जो कानून साजी की बात हो रही है जो बजट से पहले नागुज़ीर है, इसमें क्या हो सकता है, और क्या पीपल्स पार्टी जो कंटिन्यूसली ये स्टैंड लेती आई है कि 18वीं तरमीम को रिवर्स नहीं होने देंगे, सूबों के इख्तियारात वफाक को नहीं जाने देंगे, और ऑफ कोर्स नए सूबों के भी बारे में पीपल्स पार्टी खुलकर कह चुकी है कि कराची भी किसी के हवाले नहीं होगा, सूबे ऐसे ही रहेंगे। अगर सूबे बनने हैं तो पहले पंजाब में बनेंगे, फिर कहीं और बात की जा सकती है। बलूचिस्तान की बात की जाएगी, दहशतगर्दी वहाँ पर बहुत पुराना मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। और बलूचिस्तान के बारे में जो लेटेस्ट बात कही गई है वो ये कही गई है कि इंटरनेट के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, उनके अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का बाज़ार गर्म है। नौजवानों को स्पेशली कौमी इदारों के ख़िलाफ़ भड़काने की जो साजिश है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से इस वक्त बताया गया है इत्तलात के मुताबिक कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी बंद है, बहुत सारे इशूज़ हैं। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए जहनों पर कब्ज़े का इंकशाफ किया गया है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल जंग है, जिसको हम काफ़ी वक्त से मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके 95 दिन गुजर चुके हैं, अब भी हमले जारी हैं। कोयत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है, जबकि मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि डील होने वाली है, डील होने वाली है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के, उससे पहले डील होना भी नागुज़ीर है, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। जिस तरह आपने कल के प्रोग्राम्स में देखा, सुना कि डोनाल्ड ट्रंप पागल कह रहे हैं नेतन्याहू को। वैसे तो सिर्फ हम ही कहते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप भी कहने शुरू हो गए हैं। पागलपन तो उनका जंग में बहुत उरूज पर पहुंच चुका है, लेकिन ये खबरें लगवाना, ये नैरेटिव बिल्ड करना बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर कितना है। ये डील अगर नहीं हुई तो मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट हो सकती है और वो घर जा सकते हैं, उनकी सियासत खत्म हो सकती है हमेशा के लिए। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इन सारे इशूज़ के ऊपर। अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, होप यू वेल, डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं कादर खान मंदोखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक और माहिर कानून हमारे प्रोग्राम में। बेहद मशकूर हूँ मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप आते हैं, हमारी इज्जत में इजाफा होता है, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर जावेद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद कादर खान मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, बजट से पहले वो कानून साजी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बजट में ताख़ीर देखी जा रही है। बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि कराची ग्वादर बाबुओं के हवाले नहीं होगा, लेकिन वाज़े है कि बजट में क्योंकि टैक्स इतना कलेक्ट करना है, IMF से वादे किए हुए हैं, उन वादों से आप पीछे हट नहीं सकते, तो ये कानून साजी तो पहले होकर रहेगी। बस ये GB के इलेक्शन इतवार को हो जाए। आपकी नज़र में ये बातें हो रही हैं कि प्रोविंशियल शेयर कम करके विफाक को दिया जाएगा, या नए सूबे बनाए जाएंगे, या नए
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कराची और ग्वादर को बना दिया जाएगा ताकि वफाक के पास वो कानूनी अख्तियार आ जाए कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके जिसका उसने IMF से वादा किया हुआ है। आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी क्या दबाव में आ जाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने स्टांस से पीछे हटेंगे? क्या बार्गेनिंग होगी इस इशू के ऊपर, या फिर ये एक डेडलॉक है जो डेडलॉक ही रहेगा? कादर खान मंदोखेल साहब, क्या हुकूमत ने जब सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 5 तारीख को बुलाए जाए बजट इजलास के तौर पे, क्या उस वक्त नहीं सोचा था कि क्या अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं? और फिर अगर नहीं सोचा था, चलो अकल उनकी घुटनों में है जो कि है, उसके बाद अगर वो इजलास 5 तारीख से मुलतवी करके और 10 को कर रहे, 10 का मतलब 6 और 7 छुट्टी है, हफ्ता इतवार, फिर 8, 9 2 दिन है। क्या 2 दिन में जो अमेंडमेंट है जो कि मीडिया बता रहे हैं, क्या वो पास हो जाएंगे? क्या उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी वगैरह वगैरह? लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू रखता हूँ। मैं कहता हूँ ये बात नहीं है। मीडिया जो बात कर रही है, यकीनन जो उन्होंने सोचा नहीं था कि बजट 2 दिन पहले BJP इलेक्शन से पहले जब ये लाएंगे, यकीनन महंगाई का तूफान आएगा। IMF ने GST 18% से 19 का मुतालबा किया, बज़ाहिर तो न्यूज़ आ रही है हुकूमत ने इनकार कर दिया है। ये सारे सवालात फिर GB में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो सब्सिडी मिली है उनको, आया वो बरकरार रहेगा नहीं रहेगा? आया जो 18वीं तरमीम के ज़रिए जहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, क्या GB को वो इख्तियारात मिलेंगे, आज़ाद कश्मीर को इख्तियारात मिलेंगे जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा के मिले? तो ये बहुत सारे सवाल है जो इस बजट में ये खुल के सामने आना है। अब वो जब खुल के सामने आएगा 5 तारीख को और 6 को और 7 को इलेक्शन है, तो मुस्लिम लीग नून को यह खौफ है कि उनकी जो तूफ़ानी बदतमीज़ी है या जो गुंडागर्दी है या जो भी नाम दे दे इनकी बजट की सूरत में आवाम के ऊपर तूफान लाने का, तो ये उनको नुकसान हो सकता है। मेरा ख्याल है इस वजह से पोस्टपोन की है। अदरवाइज 2 दिन में न कोई बिल कराची ग्वादर विफाक को जा सकता है सर, कराची ग्वादर विफाक को जा सकता है सर। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी मुखबरों की शक्ल में या जायलों की शक्ल में, चाहे वो मीडिया के अंदर हो चाहे सियासी पार्टियों के अंदर हो, ऐसे लोग छोड़े हुए जो कोई मुस्तफ़ा कमाल हो, फैसल वाडा हो, अलीम खान हो, बलूचिस्तान के वो संजरानी हो, या कोई और इस तरह लोग हैं जो मुख्तलिफ लोग छोड़े हुए और वो इस तरह शोशा छोड़ते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान बना नहीं था, कराची सिंध का हिस्सा था और इसी कराची से पाकिस्तान के करारदाद पास हुए? क्या इनको ये नहीं पता है? यकीनन आप बिलावल साहब की तकरीर की हवाला दे रहे हैं, तो यकीनन बिलावल साहब ने भी इसी तरह मुखबरों के जरिए जो प्लांटेड लोग हैं वो जो ये शोशा छोड़ते हैं आवाम का नफ्स चेक करने के लिए, उसी पे रिस्पॉन्ड किए बिलावल साहब ने, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, आपकी नज़र में वो कौन सी कानून साजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने IMF से वादा किया हुआ है, जिसकी वजह से बजट में डिले हुआ? एडवोकेट अहमद अवैस। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब तक जो कानून साजी हुई है उसका कानून से वास्ता कोई नहीं है। ओके। इसलिए अब भी जो कानून साजी होगी वो अचानक एक शील्ड एनवेलप आएगा और उसको एकदम से पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाएगा और वो कानून, यानी वो एक ही दिन में नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगी, रात को सेनेट के इजलास में पास हो जाएगी? बिल्कुल एक ही वक्त में, बल्कि सेनेट के इजलास पे बुला लिया होगा और सेशन जो है नेशनल असेंबली का भी होगा। मैं गुस्ताखी माफ बीच में बात कर रहा हूँ। मैं अहमद अवैस साहब को ये ऑफर कर रहा हूँ, शर्त लगा ले मेरे साथ कि एक दिन में पास हो जाएगा। शर्त हराम है, खाने खाने की रख लें, खाने खाने की रख लें, शर्त हराम है सर। ना खाना छोटी चीज है, वकालत छोड़ दे। या मैं वकालत छोड़ूंगा या ये छोड़ देंगे, खाना क्या? मेरी बात सुनिए मंदोखेल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा। पास होने का तरीकेकार ये अपनाया जाएगा, पास नहीं होगा। पहला आप याद रखिए, स्टेटमेंट चेंज हो गया। अभी स्टेटमेंट चेंज हो गया मदद साहब, अंदाजा मत सोचा करें। आप 26वीं तरमीम की बात सामने रख लें। सुनिए जी अहमद साहब कहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 26वीं तरमीम को आपको याद होगा आधी रात के वक्त सेशन सेनेट को भी बिठाया हुआ था और नेशनल असेंबली ज्वाइंट सेशन बैठा हुआ था रात 12 से सुबह 5 तक सर, माशाल्लाह से। और एक बंद लिफाफा लॉ मिनिस्टर लेकर आए थे
जिन्होंने मौलाना के सामने ये कहा था कि हमें भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी अहमद साहब, आपको यकीन है? नहीं नहीं, 26वीं तरमीम भी पीटीआई की मशावरत से, मौलाना साहब की मशावरत से पास हुई। बिल्कुल मशावरत से हुई, उसके और बगैर कितने दिन लगे थे ये भी बता दें। जतोई साहब इनसे पूछे कि गौर खान का और रऊफ हसन का बयान 26वीं तरमीम पे कितना बेहतरीन है, ये तो मसौदा ही हमारा है, वो बयान सुना दे उनको, याद है उन्हें? आप मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले दिन की बात आप देखिए मंदूखेल साहब, आप रिकॉर्ड को सामने रखें। पहले दिन रात को अगर मौलाना फजलुर पहले दिन की बात दुरुस्त है, अगर पहली रात वो एग्री कर जाते तो उस वक्त पास हो जाती। पहली रात तो सिर्फ नहीं किया ना, से रुक गई। नहीं किया, हमने भी नहीं किया। अहमद भाई साहब थोड़ा सा देख ले, हमारी तरफ से भी नहीं था। आप बिल्कुल उसमें आपका तरफ से एक अच्छा एक जो आपने एक जो इख्तियार किया था मौक़िफ़, वो बजा था। अब भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनकी तरफ से ये तरीक़ेकार होगा, और ये अलग बात है। और जो प्लान है सर कि सूबे नए बनाए जाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं या सूबों के एनएफसी फॉर्मूला में कुछ डिडक्शन करके विफाक को फंड्स दिए जाएं, इस प्लान पे आपकी राय? मेरा ख्याल है कि इस प्लान को बाकी वो मौखर करेंगे। सबसे पहले वो फोकस करेंगे कराची के ऊपर। इस वक्त तो सारा उनका जोर है क्योंकि कराची से रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी जो है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर कराची से तकरीबन 3 ट्रिलियन जमा होता है, यकीनन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आई विल मूव फॉरवर्ड। सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स, डिजिटल लैंडस्केप पर एक प्रोपेगेंडा की जंग जारी है, जिस जंग के जरिए बलूचिस्तान के खासतौर पर नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके जहनों में जहर घोला जा रहा है, बीज बोया जा रहा है इदारों की नफरत का, जिससे मुल्क को कौम को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। दहशत गर्दी का अफरीद काबू में नहीं आ रहा है। ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वहाँ पे इस वक्त मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और सबसे पहले अजहर जावेद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। अजहर साहब, ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया के जितने भी वो ज़मीनी हिस्से जहाँ पर अल्लाह ताला के मादनियात बहुत ज़्यादा हों, वहाँ पर जंगें भी बहुत ज़्यादा हैं। पूरा अफ्रीका तकरीबन जल रहा है इस वक्त जंगों में, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स, गोल्ड, ऑयल सब कुछ भरा हुआ है। बलूचिस्तान भी हमारा एक ऐसा सूबा है जो ज़मीनी लिहाज से पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, दहशतगर्दी देखी है। बचपन से हम ये बातें कर रहे हैं कि वक्त आएगा जब बलूचिस्तान में अमन होगा। CPEC आया, CPEC को मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस टेररिज्म की वजह से, पूरे मुल्क को मुश्किलात का सामना। आपकी नज़र में आज जब हम देखते हैं कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस बलूचिस्तान में बंद है, दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं, डू यू सी एनी वे आउट ऑफ इट सर? कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो और ये सूबा भी दूसरे सूबों की तरह तरक्की कर सके, एहसास महरूमी दूर हो? अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिस पर हमारा जो दुश्मन है भारत, उसने भारी सरमायाकारी की है, और अब आप अफगानिस्तान के साथ मिलके जो वहाँ पर रजीम बैठी हुई है उसके साथ जो फंडिंग के ज़रिए एक बार फिर बलूचिस्तान को स्टेबिलिटी जो है उसकी वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो है भारी तादाद में जो फंड्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। आपको याद होगा जो कुलभूषण यादव भी गिरफ्तार हुआ था, वही बलूचिस्तान के हवाले से था। इस सारे मामलात में इस वक्त स्टेट का सबसे बड़ा ये इस वक्त चैलेंज है कि बलूचिस्तान में जो रिट ऑफ द स्टेट है उसको कायम किया जाए। ये आपने जो इंटरनेट की बात की है, अगर ये तो एक मुसलमा असूल है कि अगर कहीं स्टेट के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है और उसमें मामलात को काबू पाने के लिए फिर स्टेट तमाम अपने वसाइल को काबू में जो बुरोकार लाने की कोशिश करती है। तो इन हालात में, इस सूरत हाल में जो स्टेट है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक फोर्स के साथ जाए या लोगों के साथ बैठ के बात करे। बातचीत भी जारी है और उसके साथ साथ स्टेट अपने फोर्स का इस्तेमाल भी कर रही है। अब जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने ऑपरेशंस किए हैं उसमें जो एक बड़ी तादाद इन बलोची जो शरपसंद लोग हैं जो उनका ताल्लुक आम आदमी से नहीं है, जो BLA के जिसे कि आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है उसके लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो मेरा ख्याल है स्टेट दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के मसले पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मंदोखेल साहब, आपकी राय सर, आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है, आपकी राय में ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है, हमने ट्विटर X को काफ़ी वक्त बंद भी देखा पाकिस्तान में, लेकिन मेरी नज़र में नैरेटिव फिर भी ना बदल पाए हम।
आपकी नज़र में ये जो इस वक्त मोबाइल इंटरनेट सर्विस वहाँ बंद कर दी गई है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, व्हाट इज़ द वे आउट मंदोखेल साहब? जतोई साहब, कराची में अगर आप अमन लाओगे या इस्लामाबाद में अमन लाओगे तो क्या आप कराची के सारे जो एंट्री पॉइंट है उसको बंद करेंगे फिर आप अमन लाओगे, या कराची में ट्रैफिक का फ्लो ख़त्म करने के लिए आप गाड़ियों पर पाबंदी लगा ली, ये हाल है? या कराची में या किसी और शहर के आपको और मसाइल हल करने के लिए आप इंटरनेट, ये तो सारे पुराने हरबे जो इस्तेमाल होते हैं। और मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम, मैं अगर बात करूं तो कि सब अच्छा है तो लोग मुझे झूठ क्या मुझे गालियां देंगे। प्रैक्टिकली अभी ईद से 2 दिन पहले मैंने देखा था, जब मैं खुजदार से आ रहा था और तकरीबन आधे घंटे के फासले पे वट पे चेक पोस्ट में मुझे रोका मेरी गाड़ी के कि आप लोग वापस हो जाए, और मुझे कहा कि आप तो बिल्कुल ही ना जाओ, तो शायद पहचान लिया उन्होंने। और उसके बाद किसी का फोन आया, किसी गाड़ी वाले का, टैक्सी का, किसी और के पास के रास्ता खुल गया, फिर हम चले गए। जब आगे 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे गए तो ठेकेदार जो रोड है जो पिछले 4 साल से नहीं बन रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है अगले 40 साल में भी नहीं बनेगा, उसकी पूरे मशीनरी जो है ना वो आग लग रहा था, जल रहा था उस वक्त, और हम गुजर गए। अब ऐसी सूरत हाल में आप इंटरनेट बंद करेंगे तो आप जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो रोजगार है, जो कारोबार है, उनका आप करेंगे। दहशतगर्दों को तो आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो तो वैसे पहाड़ों पे है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि एक SHO की मार है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हालात बेहतर है। बिल्कुल नहीं बेहतर है, हालात इंतहाई दर्जे का खराब है। जिस तरह पुख्तनख्वा का है उससे बदतर बलूचिस्तान का है। अहमद अवैस साहब, आपकी राय हुजूर? बड़ी अच्छी तरीके से मंदोखेल साहब ने बातें की, लेकिन थोड़ी सी मैं और वजाहत करूं आपको। सर, नेचुरल रिसोर्सेज के बायस मादनी जो हमारे पास वेल्थ है, उसके नुक्ता नजर से बलूचिस्तान सबसे अमीर तरीन सूबा है हमारा, लेकिन वहां के लोगों के हालात का भी देखें आपने। गरीब तरीन लोग हैं वहां पे पाकिस्तान के। सुई शहर से सर 2 बड़ी गैस की कंपनियां बन गई, सुई सदन, सुई नदन नहीं बना तो सुई शहर नहीं बना। पाकिस्तान का आईन कहता है कि जिस शहर, जिस सूबे से और सूबे के जिस इलाके से आप कोई जिसमें गैस निकली है, ऑयल निकला है, या और कोई मादनियात निकलती हैं कीमती, सबसे पहला हक जो है वहां के अवाम की खुशहाली का है। और किसी ने कभी तवज्जो दी इसकी, लेकिन वहां के हालात के पेश नजर ये हुकूमत को डिसॉल्व करो और पाकिस्तान की तारीख का बिल्कुल सही मानों में जिसे कहते हैं फेयर इलेक्शन करवा के बलूचिस्तान की हुकूमत उनके हवाले करो, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आ जाता है होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और अगले ही पल हमला हो जाता है। ईरान ने भी हमला किया है कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर, ईरान पर भी अमेरिका ने हमला किया है। हमलों के साए तले मुआहिदे की बातें समझ नहीं आ रही हैं। अजहर जावेद साहब इंटरनेशनल सिचुएशन में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अजहर साहब, वेयर डू यू सी दिस वॉर गोइंग? मार्को रूबियो कहता है एक तरफ के मुआहिदा होने वाला है, उनके मुल्क में उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। हाउ डू यू रीड द सिचुएशन अजहर जावेद साहब? कि इस वक्त सूरत यह है कि ईरान की जो मुज़ाहमत है, उसने बड़े बड़े जो ये अपने आप को सुपर पावर समझते थे, उनको इस वक्त ऐसी पोजीशन पे लाद के खड़ा कर दिया है कि वो इस वक्त ईरान के हाथों मजबूर हुए हैं। ईरान के साथ जो वो शराइत रखना चाहते हैं, ईरान वो कबूल नहीं करता, और मेरा ख्याल है सही कबूल नहीं करता कि एक मुल्क, आज़ाद मुल्क, जिससे आप हर हक छीन लेना चाहें और उस पर वो पाबंदियाँ इम्पोज करना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक राइट है ईरान का। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा इशू इसराइल है। इसराइल जो है वो अपने मकासद, जो मज़मूम मकासद है, उनको पूरा करने के लिए सूरत हाल को बेहतर नहीं होने दे रहा। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका फंस चुका है। जब तक वो इस जंग से नहीं निकलता, हालात इसी तरह उनके अपने मुल्क के अंदर भी, जो अभी मिड टर्म की आपने बात की, वो भी हो रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में इसके अलावा पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। और इस जंग ने पहली दफ़ा अमेरिका को आलमी सतह पर तनहा भी किया। यूरोप के ममालिक इसके साथ नहीं खड़े, और सिर्फ नुकसान गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं उनका हो रहा है ज़्यादातर। अभी आपने कुवैत की बात की, कुवैत पर हमला हुआ, उसके एयरपोर्ट पर हमला हुआ, और आपने UAE के भी मामला सबके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में इस जंग से बाहर निकलने का वाहिद हल एक मुतनासिब, एक मुनसफाना
जो है मुआहदा है जो ईरान के साथ हो, ईरान जो शराइत नहीं मानना चाहता जिन इश्यूज़ पे, तो उसको फोर्स करना और उसको ज़बरदस्ती उस पर लेके आना मुझे तो जो मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। मंदोखेल साहब, ये कॉमन पॉइंट्स की आस लगाए हम काफ़ी दिनों से बैठे हैं। अमेरिका कहता भी है मुआहदा होने वाला है, फिर अगले पल हमला भी हो जाता है। आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? देखिए, मेरे ख्याल में तो इनका आपस में मुआहदा प्रिंसिपली जो है ना वो तय हो चुका है। ये अपनी अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए इस तरह उड़नबाजी कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या ईरान हो। आप मुझे बता दो कि अगर मुआहदा नहीं हुआ है तो ईरान की एयरलाइन कैसे खुल गई है यूरोप को? अगर मुआहदा नहीं हुई है, अभी कल परसों हम देखें कि खमनाई साहब की जो तदफीन है वो 14 से 17 जून के बीच में उसकी तैयारियां चल रही है। अगर मुआहदा नहीं हुआ है तो ईरान का वज़ीर ख़ारजा पूरे दुनिया में चक्कर कैसे लगा रहा है? तो ये सारी चीज़ें मैं ये समझ रहा हूँ कि अपनी अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए सारी चीज़ कर रही है। बाकी मैं इस चीज़ पे मानने को तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका ही तो कर रहा है सब कुछ। अमेरिका ही तो है कि वो सारी साजिशें करे। इसराइल की क्या औकात है, उसकी क्या है? क्योंकि पूरा आपका यूएस की जो इकोनॉमी है वो यहूदियों की हाथ में है और वो यहूदी उनको चला रहे हैं और इस तरह से मुसलमानों को डिस्टर्ब। देख लें, कल परसों ने लबनान पे कब्जा और उन पर कितने परसेंट आबादी पे कब्जा और एक तारीखी किले पे कब्जा। ये सारी चीजें क्या है कि एक ग्रेटर इजराइल सर, ग्रेटर इजराइल ना, तो यही चीज, तो ये ग्रेटर इजराइल कौन करा रहा है? आप मुझे बता दो कि हम ये कहते हैं कि उसने हिटलर ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो हिटलर से थोड़ी गलती हो गई है कि ये 10% भी वो चबा देता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो कहता है मैंने 313 छोड़े इसलिए ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि ये कैसे लोग थे। यही तो गलती की है उसने ना, हमारी जान को आजाद कर दी है। वो 313 को ही दफना देते ना तो आज ये मसला ही नहीं होता ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गलती थी, जहाँ इतने जुल्म किए वहाँ 313 और सही। सवाल ये है कि ये सब कुछ अमेरिका के एम्मा पे कर रहा है, अमेरिका के कहने पे करे। इस्लामी जो ममालिक है उनको इनके ज़खायर पे कब्जा करने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अपनी जो है ना वो जो डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट है वो बेचने के लिए उनको पर। तो ऐसे मुसलमान भी सारे अमेरिका के शिकंजे में आ चुका है। उनसे अरबों खरबों रुपए जो है ना डिफेंस के नाम पे उनको दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नहीं होता तो अमेरिका की कमाई कैसे होती है? तो ये मैं मानने को तैयार नहीं, अमेरिका फंस चुका है, अमेरिका ही तो करा रहा है सब कुछ। मैं एग्री करता हूं आपसे मंदोखेल साहब 100%, लेकिन पाकिस्तानियों की एक दुआ है कि जल्दी ये मुआहदा हो जाए ताकि हम ईरान से सस्ती गैस, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल ले सकें। इस वक्त कराची वालों को हब बलूचिस्तान जाना पड़ता है सस्ता पेट्रोल ईरानी लेने के लिए। अगर कराची में ही मिल जाए, लाहौर में ही मिल जाए, इस्लामाबाद में ही मिल जाए उस रेट पे तो क्या ही बात हो जाए। अहमद अवैस साहब, आप इस मुआहदे से कितने पुरुमीद हैं कि ये होगा? इनफॉर्मली हुआ है, नहीं हुआ है, जो बात अभी मंदोखेल साहब भी कर रहे थे, आपका ओपिनियन सर? देखिए, बात यह है कि अभी मुआहदा नहीं हुआ। बात यह है कि जो कंडक्ट रहा है असल में किसी भी एतबार से, असल में इंडिया अमेरिका के अंदर जो इजराइल की जू लॉबी जो है वो इतनी मजबूत है और इतने बासर तरीके से फैली हुई है, वहां पर कंट्रोल करते हैं वो फाइनेंसिस को भी और मीडिया को भी। लिहाजा उनके इसरार के ऊपर और ये ट्रम्प से ये काम करवाया गया था इस अंडरस्टैंडिंग पे। और यूएस ने उसके जेब में था ट्रम्प के कि वर्ल्ड सुपर पावर है वो और इतनी ताकत उसके आगे है कि कोई इस बात से, इस तस्वर से ही सरेंडर कर देगा कि वर्ल्ड सुपर पावर लड़ने के लिए आ गई है। लेकिन ईरान को अंडर एस्टिमेट कर गए वो, उनको अंदाजा नहीं था, उनका ख्याल था कि उनकी सारी फर्स्ट लाइन लीडरशिप को ये शहीद कर दिया उन्होंने और उसके बाद तो पीछे रह नहीं जाएगा मुल्क चलाने वाला और अवाम और कौम इनकी फौज जो है ये इमीडिएटली सरेंडर कर देगी और ईरान सरेंडर हो जाएगा तो फिर अमेरिका का और इजराइल का सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर एक तसल्लुत हो जाएगा। वो बात सारी उलट हो गई। अब हालात ये है कि ईरान जो है वो एक ताकत बन के उभर गया मिडिल ईस्ट में। ईरान अब एक रिकग्नाइज मिलिट्री पावर की शक्ल के ऊपर सामने आया और उसने साबित कर दिया कि वो सुपर पावर के साथ किस तरीके से लड़ा और क्या सूरत हाल सामने आई है। और ईरान की जो लीडरशिप है
बड़ी मेच्योर लीडरशिप है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये बार बार ये कहा है कि ट्रंप इतना जो है इम्पल्सिव नेचर का आदमी है कि इसकी बातों पे हम बिलीव नहीं कर सकते अनलेस कि जैसे कल वो खबर आई थी, जैसे अहमद साहब कल वो खबर आई थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और जंगी जुनून में मुब्तला करार दे दिया। लगवाई गई थी वो खबर, लगवाई गई है तो बनाई गई है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ईरान जो है वो, और ईरान को कुछ पनाही जो है इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग चाइना की भी है, नॉर्थ कोरिया से भी उसको असिस्टेंस मिल रही है बड़ी भारी किस्म की, और इस वक्त जो है एनिमी ऑफ योर एनिमी योर फ्रेंड, उस लिहाज से रशिया भी जो है वो इस वक्त उसको बैक कर रहा है। तो इसलिए ईरान कमजोर पोजीशन में नहीं है और उन्होंने कौम को बनाया है, अपनी को लीडरशिप को तैयार किया हुआ है। इसलिए वहां पर मेरा ख्याल है कि ये मुआहदा जो है जब तक उनकी तसल्ली नहीं होगी ईरानियन लीडरशिप की, ये मुआहदा जब तक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। मंदोखेल साहब, आपको इजाजत देने से पहले, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं बड़े इशू से, अब कराची वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं जैसे बलूचिस्तान में सस्ता ईरानी तेल मिलता है, हमको भी दिलवा दो। आपको उम्मीद है सर? नहीं, वो ऑलरेडी मिल रहे हैं ना, आपको किसने बोला नहीं मिल रहे? आपके कराची, आपके बाकी सिंध, पंजाब, पुख्तनख्वा, इस्लामाबाद में सारे ईरानी पेट्रोल मिल रहे हैं। सारे की भी मैं बात नहीं करूं कि 50% पंप में तो पेट्रोल मिल रही है, लेकिन ये आवाम को फायदा नहीं है, ना हुकूमत को। ये फायदा या तो स्मगलरों को है या पेट्रोल मालिकान को है। ये कैसे हो सकता है कि कराची में, यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं ईरानी लस्सी पी रहा हूँ, यहाँ बिस्कुट ईरानी खा रहा हूँ, यहाँ सरिया ईरानी आ रहा है, सीमेंट ईरानी आ रहा है, और पेट्रोल सिर्फ बलूचिस्तान में है। ये कैसे हो सकता है कि हम अमेरिका से ये नहीं कह सकते कि आप जो ना, हम पर पाबंदी है कि हम गैस लाइन ना खींचे, हम पेट्रोल ना ले आए, लेकिन हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान जो है ना, उसको आज़ादी है, पेट्रोल भी आप दे रहे हो, उसको हर चीज़ दे रहे हो, उसको आप जाके चाबहार पोर्ट भी आपने मुआहदा उसके साथ किया था, आप चाइना को दे रहे हो, आप बांग्लादेश को दे रहे हो, हम पे ये अजाब क्यों? ये पाकिस्तानी लीडरशिप को उनके सामने, अमेरिका के सामने, कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किए है, बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ आप हो जाए। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अब ये सारे बंधन तोड़ के, जब बिस्कुट और लस्सी आ सकती है तो टैंकरों में पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं आ सकते? न अब न अरमज की जरूरत है, न किसी टैक्स की जरूरत है, न किसी करेंसी की जरूरत है। ईरान से टैंकर भर के पाकिस्तान में अभी डब्बों के जरिए आ रहा है, फिर टैंकर के जरिए लाओ। मैं कहता हूँ ये तो कम से कम करे। अगर अपनी आवाम का ख्याल है, हम 400 रुपए डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, जबकि हमें टोटल अखराजात समेत 50 रुपए से ऊपर नहीं पड़ रहा है, अगर हम ईरान के रास्ते ले आए। आमीन आमीन आमीन। जी अहमद साहब, जी अहमद साहब, मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मंदोखेल साहब। ईरान से टैंकर भर के आ रहे हैं और वहां से 22 रुपए पर लीटर आ रहा है। मंदोखेल साहब ने अपनी आंखों से देखा हुआ है सब कुछ। अहमद साहब, वो तो खुद जाके विजिट करके भी आए, देख कर आए बलूचिस्तान में, है ना मंदोखेल साहब? मैं भी आपको बता रहा हूँ यही हो रहा है। वो टैंकर का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, डब्बों में आता है अहमद साहब, वो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, वो आते हैं, और वो कराची भी आते हैं। आ रहा है बिल्कुल। वैसा गलत आदमी की जेब में जा रहा है, बस मैं यही कहूंगा। मंदोखेल, अजहर साहब, योर ओपिनियन ऑन दिस लास्ट टॉक सर, आपका ओपिनियन अजहर साहब? देखिए, ये दोनों बड़े क्या कहते हैं, मालूमात रखने वाले लोग हैं। ये कह रहे होंगे तो मैं उस पर कमेंट करूं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम ये मुआहदा हो जाता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान बेनिफिशरी होगा। वो जो एक पाइपलाइन गैस के लिए भी बिछाई थी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, पहले वो भी हमारे काम आएगी। हमें फ्यूल, ये जो ऑयल है, ये मिलेगा। तो ये दुआ ये करनी चाहिए, कोशिश बल्कि पाकिस्तान की यही है, पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है, और कि ये मुआहदा हो जाए। बड़ा अहम मुआहदा है, इससे खित्ते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। जैसे आपकी कीमती वक्त के लिए प्रोग्राम के आखिर में यही दुआ है, व्यूअर्स आप भी आमीन कहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान चल सकता है या तो पाकिस्तान का पावर सेक्टर चल सकता है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर पाकिस्तान की मईशत को यूं नीचे धकेल रहा है, गरीब को गरीब तर और रईस को रईस तर कर रहा है। अल्लाह ताला में अच्छे दिन दिखाए, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।